मैं सोचाइरू होंडा। साल 1914 का समय, जब मैं सिर्फ 8 साल का था। मैं अपने गांव में खेल रहा था, तभी मेरे सामने से एक वाहन गुजरी जिसमें 4 चक्के लगे थे। शायद वो फोर्ड की मॉडल टी गाड़ी थी। जब मैंने उस गाड़ी को देखा तो मैं बिल्कुल ही शॉक रह गया। मेरे मन में कई सवालात का संघर्ष चलने लगा। और ये वही दिन था जब मुझे पहली बार गाड़ियों और उसके मैकेनिकल पार्ट्स से लगाव हुआ। जब मैं 8 साल का था तो मैं 4 पहियों वाली गाड़ी देखकर शॉक हुआ। और एक आज का दिन है जब मेरा नाम हर एक छोटी बड़ी गाड़ियों पर देखा जाता है। तो चलो, आज मैं तुम लोग को अपने बचपन से लेकर अपनी सफलता का किस्सा सुनाता हूँ कि आखिर कैसे मैं इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो मेरी इस कहानी को गौर से सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे से गांव में मैंने जन्म लिया। मेरे पिता एक लोहार थे और लोहारी करते हुए जब मेरे पिता के पास समय बचता उसमें वो साइकिल रिपेयर का काम किया करते थे। मेरे 5 भाई बहन महामारी की वजह से हुई बीमारी के कारण मर चुके थे और अब मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान बच गया था। और अब मेरे माता पिता को मेरे से काफी उम्मीदें जुड़ी थी। मेरे पिता चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, जबकि मुझे पढ़ाई में नहीं बल्कि अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयर का काम करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मैं 16 साल का हुआ तो मैंने न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखा। मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि 800 का नाम के टोक्यो की इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पे टेक्नीशियंस की जरूरत थी। मैंने उस कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और मेरे लेटर लिखने के कुछ दिनों बाद ही उस कंपनी से मुझे रिटर्न में पॉजिटिव रिप्लाई आया और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए अपने माता पिता के मना करने के बावजूद अपना घर और अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर टोक्यो कमाने की आस में आ पहुंचा। मुझे उस समय बहुत बड़ा झटका लगा जब मैं 800 का कंपनी पहुंचा और कंपनी के मालिक ने मुझे साफ सफाई का काम थमा दिया और यहाँ तक कि मुझे बेबी सिटिंग के काम पर भी लगा दिया। अब मैं बीच मझधार में फंस चुका था। मन तो बार बार ये हो रहा था कि अपने गांव वापस चला जाऊं, लेकिन मुझमें अब गांव जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और इस वजह से मैं फालतू की काम करने पर मजबूर हो गया। कुछ महीनों तक ये काम करने के बाद 800 इकाई के मालिक ने मुझे वर्कशॉप का काम भी दे दिया। अब मुझे मेरे टैलेंट को दिखाने की बारी आई। मुझे इस काम का इंटरेस्ट बचपन से था, इसलिए मैं आसानी से किसी भी काम को समझ जाता था। कुछ महीनों में ही मैंने हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली थी और इसी दौरान 800 इकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी लॉन्च किया। पहली आर्ट डैमलर और दूसरी कर्टलिस। इन दोनों गाड़ियों में जो इंजन लगे थे वो यूज्ड थे और वही गाड़ियां 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में फर्स्ट रैंक से विनर भी आई। मैं अब तक एक मैकेनिक ही था, लेकिन इस रेस में मैं एज एन इंजीनियर ड्राइवर के साथ था और इस इवेंट के बाद मैंने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन मान लिया। मैंने आगे भी कई सालों तक 800 इकाई में काम किया और अपने एक्सपीरियंस को काफी हद तक बढ़ाया। अब जहां मैं काम करता था उस कंपनी के मालिक ने अपनी एक और नई ब्रांच खोली जो कि हमामात्सु शहर में था। अब उस ब्रांच को चलाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई और मुझे हमामात्सु शहर भेज दिया गया। 800 इकाई की इस ब्रांच को मैंने 1 वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 सालों में मैंने इसे 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। अब मैं एक अच्छा मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। अब मैंने अपने टैलेंट को दिखाते हुए अपने ऑनर के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की और मैंने उस गाड़ी को ऐसे बनाया था कि वो 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी और यह रिकॉर्ड पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़कर अगले 20 सालों तक हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। अब मेरे ऑनर के नजर में मेरी अहमियत काफी बढ़ चुकी थी। अब मैंने अपना खुद का भी वर्कशॉप खोलने का सोचा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1936 में रेसिंग के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरी बाई हाथ फ्रैक्चर हो गई, शोल्डर अपनी जगह से खिसक गया और चेहरा भी काफी जख्म की वजह से खराब हो चुका था। अब मुझे मेरी जिंदगी यहीं खत्म होते नजर आ रही थी। कुछ महीनों के बाद मेरी हालत में कुछ सुधार आया तो मैंने 800 इकाई के ऑनर से कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता और मैंने अपने ऑनर से एक आइडिया भी शेयर किया कि क्यों न एक नई कंपनी एस्टैब्लिश की जाए जिसमें सिर्फ स्पेयर पार्ट्स बनाई जाए। लेकिन 800 इकाई के स्टेक होल्डर्स ने मेरी इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते और अब मैंने खुद से ही स्पेयर पार्ट्स बनाने की कंपनी को एस्टैब्लिश करने की ठान ली। और 1936 में मैंने अपने 30 साल की उम्र में अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त शिचाइरू काटो को उस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो मैंने खोल लिया,
लेकिन इसको चलाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं दिन भर 800 इकाई के लिए काम करता और रात में अपनी कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करने लगा। कई महीनों तक ऐसे ही काम करते मेरा समय बीतता गया, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। शिफ्ट पर शिफ्ट लगाकर उल्टा मैं कमजोर होता चला गया। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स मेरा रास्ता रोके बैठी थी। अब मेटालर्जी की जानकारी के लिए मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद आखिर में मैं एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब मैंने 800 इकाई कंपनी की जॉब छोड़ दी और फुल टाइम अपनी कंपनी के लिए पिस्टन बनाने में लग गया। मैं पिस्टन बना तो रहा था, लेकिन इस बात से अनजान था कि मेरी बनाई गई पिस्टन में कई सारी फॉल्ट्स अभी भी है। मैंने जब टोयोटा कंपनी को अपने बनाए पिस्टन ऑफर किए तो उसने 50 में से 47 डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। इस बात से मैं टूट सा गया और अब मेरे पास वापसी का कोई चांस ही नहीं था। अब मुझे लगा कि कंपनी के रिक्वायरमेंट के लिए मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करने की जरूरत है और फिर मैंने पूरे जापान का दौरा करना शुरू कर दिया। मैं अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला। अगले कई साल मैंने मार्केट को समझने में बिता दिया और अब मैंने फिर से एक पिस्टन बनाई और इस बार ये पिस्टन सारी कंपनी के क्वालिटी टेस्ट को पास कर चुकी थी। अब मेरे पास ऑर्डर की लाइन लगनी शुरू हो गई और अब मुझे मेरी कामयाबी दिखाई देने लगी। ऑर्डर्स बहुत थी, इसलिए मैंने उन्हें पूरा करने के लिए 2000 वर्कर्स भी हायर कर लिए। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा और मेरी ये कामयाबी की खुशी चंद पलों की मेहमान बनकर रह गई। मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी मेरी भी थी। अब मुझे डाउनग्रेड करके मेरी ही कंपनी में सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और सारे कंपनी वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल मेरे मुश्किलों से गुजरे और 1944 में एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा मेरे फैक्ट्री पर आ लगा और ये हादसा मुझे पूरी तरह से तोड़ गया। पूरे देश की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जापान जंग हारता हुआ नजर आ रहा था और फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए, जिसके बाद जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। जंग खत्म तो हो गई, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लास्ट ईयर मैंने अपने बचे एसेट्स को 4,50,000 यान में टोयोटा से बेच दिया और एक बार फिर से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। ये हालात सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि पूरे जापान इस बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी खत्म हो रही थी, यहाँ तक कि खाने पीने की किल्लत और महंगाई बढ़ती जा रही थी। जापान में पेट्रोल खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना भी मुश्किल हो रहा था। अब इसी दौरान मुझे जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अब मुझे फिर से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मैंने सोचा क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगाकर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को दूर किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी। महंगाई से परेशान जब लोगों ने साइकिल में ये इंजन लगा देखा तो सबको ये आइडिया बड़ा पसंद आया। कुछ यूज्ड इंजन तो मुझे बड़ी आसानी से मिल गई, लेकिन मार्केट की ऑर्डर इतनी ज्यादा थी कि मैंने खुद की एक इंजन डिजाइन कर ली और ये पहली बार था जब किसी मशीन पर मेरी खुद की लोगो देखी गई। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मास लेवल पर साइकिल बना पाता, इसलिए मैंने 18,000 दुकानदारों को एक ओपन लेटर लिखा और लोगों को मुझ पर इतना भरोसा तो हो चुका था कि 3,000 दुकानदारों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया और एडवांस में पैसे भी दे दिए। अगले 3 सालों में मैंने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। मैंने इसे सुपर कब के नाम से लॉन्च किया, जिसने लॉन्च के बाद ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका के अर्ली ट्रायम्फ और हार्ली डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे रेसिंग का बड़ा शौक था, इसलिए मैंने अब अपनी स्पोर्ट्स बाइक बनाने की सोची। अब मैं हर बाइक रेसिंग में जाने लगा और जीतने वाले बाइक्स के फीचर्स को नोट डाउन करने लगा। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करती थी। कुछ सालों में ही मैंने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियन कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल भी कर ली। इस रेस ने मेरी और मेरी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1962 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक मैंने 1 करोड़ यूनिट्स सेल कर लिया था। अपनी जिंदगी के 62 इयर्स गुजारने के बाद मुझे मेरी कामयाबी मिल गई थी, लेकिन जो ख्वाब मैंने अपने 8 साल की उम्र में देखी थी वो अब तक पूरी नहीं हुई थी। अब मैं कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहता था।
कई लोगों ने तो मुझे ऐसा करने से मना किया, लेकिन बचपन से ही रिस्क लेते हुए मुझे इसकी आदत पड़ चुकी थी और मैंने ये रिस्क लेना भी सही समझा। जापान में उस समय ऑलरेडी टोयोटा और निसान ने अपना बिजनेस जमाया बैठा था। अब ऐसे में मार्केट में मेरा जगह बनाना मुश्किल था। मैंने अपनी पहली पिकअप T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च किया, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही मैं बेच पाया। कई सालों की मेहनत और ढेर सारे डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में मैंने होंडा सिविक लॉन्च की, और ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स अब तक पूरी दुनिया में फेमस है। 1980s में मेरी होंडा मोटर कंपनी जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, और सिर्फ 10 सालों में ही ये पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। आज मेरी कंपनी का नाम कार, मोटरसाइकिल, बोट इंजन्स, प्लेन इंजन्स और कई सारे पावर टूल्स पर भी देखने को मिलता है। और होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले साल 1973 में मैंने होंडा कंपनी से रिटायरमेंट ले ली, और 5 अगस्त 1991 को मेरी जिंदगी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज जो मेरा नाम इतना फेमस हो गया है, जब मैं घर छोड़कर 800 का कंपनी में मैकेनिक का काम करने आया था और कंपनी के मालिक ने मुझे साफ सफाई और बेबी सिटिंग का काम सौंपा। अगर मैं उस वक्त हार मानकर अपने गांव वापस चला जाता तो शायद मेरी ये कामयाबी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को कभी भी स्ट्रांग मत समझना। जब तुम खुद को स्ट्रांग बनाओगे तो चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कामयाबी झक मारकर तुम्हारे पास आएगी।